चलें जी, आ जाते हैं, हम जरा इसकी आउटपुट देखें। फाइल का नाम मैंने शायद चेंज किया है, इसलिए ये इमेज टैग आ गया ना बीच में, अब क्योंकि इमेज की बात हो रही थी तो मैंने कहा इमेज वाला ले लेते हैं। लें जी, एरर अभी आ गया है, साथ हमें वो भी नज़र आ रहा है, आ रहा है ना? जी मैं क्या साथ नज़र आ रहा है? चलो अच्छी बात है, एरर आ गया तो जब जब देखते हैं क्यों एरर आया, एरर को निकालते हैं। उसको ऊपर क्लिक करें तो ओपन नहीं होगा। इमेज, हाँ हाँ बिल्कुल होगा, 100% होगा, लेकिन हमने इमेज को यहाँ से तो ना खोलना। स्पेलिंग देखें, हाँ स्पेलिंग देखें, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो आप भी देख लें, आपको भी एरर पता लग जाएगा, क्योंकि आपको एरर्स को ऐसे ढूंढना है जैसे मैंने अभी ढूंढा है। जी नजर आया? स्पेलिंग इशू है, ठीक है, एल नहीं लगा हुआ इधर और उधर लगा हुआ है, ठीक है। सो बेहतर ये है उधर करने की बजाय इधर चेंज करें ताकि हमारा वो कंप्लीट हो। ये भी इशू है। इस वक्त ये इशू है सिर्फ, यानी स्पेलिंग मिस्टेक का इशू भी हो सकता है, यहाँ पर एल मिस था, लो लगा दिया मैंने एल। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, आ गया इमेज। चलें जी, वापस आ जाए कोडिंग में। अब हमने इमेज को कंट्रोल करना है। सो इमेज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, एक है विड्थ और एक है हाइट, ठीक है। ये दो हमारे इससे रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स हैं, इसलिए मैं इनको भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अभी हम दो तरीकों से बता सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ भाई 200 से, तो इसका मतलब हुआ 200 पिक्सल्स। अभी आ जाती है स्क्रीन, आप देख लीजिएगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 25%, यानी दो बातें हो गई, एक पे मैंने पिक्सल्स लिखा है और एक पे मैंने परसेंटेज लगाई है। तो इसका मतलब हुआ दो चीजें हमने बता दी हैं। अगर तो हम नंबर लगाएंगे तो वो पिक्सल्स होंगे, पीएक्स लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसके आगे परसेंटेज लगाएंगे तो उसके साइज के परसेंट के हिसाब से आ जाएगी। देखें क्या हुआ इसमें, सेव करें और इसको भी एग्जीक्यूट करके चेंज हो गया, ठीक है ना। उसके मतलब एक पिक्सल में साइज चेंज किया और एक परसेंटेज में किया, यानी जो उसका एक्चुअल साइज है उसके हिसाब से परसेंटेज उसने ले लिया, कि उस साइज के मुताबिक उसका कितने परसेंट बन गया। अच्छा, अब आ जाए वापस कोड में। सर ये जो साइज दिखाई है बेसिक साइज होता है। अच्छा बेसिक साइज, बेसिक साइज क्या है जी, माउस रखें इसके ऊपर, देखें असल में इमेज का साइज ये है, वो जो आपको पहली दफा इमेज मैंने दिखाया है वो असल साइज था ना उसका। असल साइज मतलब वो तो असल साइज कुछ भी हो सकता है, असल साइज तो वो है जो आपने बनाया है, जो इमेज फोटोशॉप में या इलिस्ट्रेटर में जिसमें भी आपने इमेज डिजाइन किया हुआ है, जो उसका एक्चुअल साइज है हम उसकी बात कर रहे हैं। वो तो किसी भी साइज में हो सकता है ना, मैं भी फोटोशॉप में जाऊं और इसी को मैं 1000 बाई 1000 कर दूं, बड़ा साइज हो जाएगा ये। फिर जब मैं परसेंटेज की बात करूंगा और 1000 की जगह मैं ऐसे कहूंगा 50%, तो इसका मतलब है मैं क्या कहना चाह रहा हूं 500 पिक्सल्स, क्योंकि उसके एक्चुअल पिक्सल 1000 थे, तो मैंने 500 बोला, 500 पिक्सल्स हो गए। मैं 25% कहूंगा तो उतना ही साइज उसका हो जाएगा, यानी पिक्सल उसके रिड्यूस होते जाएंगे। चलिए अब आ जाए वापस इसमें, नेट चल पड़ा शायद, इसमें सर पीएक्स लगाना जरूरी नहीं, नहीं लगाया नहीं मैंने, तो मैंने नहीं लगाया, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है, परसेंटेज लगाना जरूरी है। अच्छा अब ये देखिएगा, मैं ये क्या लिख रहा हूं, ऑनलाइन इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जी क्या लिखा मैंने, ऑनलाइन इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मुझे इमेज को ऑप्टिमाइज करना है, तो बजाय इसके मैं फोटोशॉप में भी नहीं जा रहा हूं, मैं सीधा सीधा ऑनलाइन टूल देखने लगा, कोई ऐसा टूल है जो मुझे हेल्प कर दे इसी इमेज को करते हैं जो भी मैंने यूज कर रहा हूं। कितने सारे ऑप्शन आ गए, ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर, टाइनी पीएनजी, बहुत सारे आ रहे हैं। मैं पहले वाले पे क्लिक कर देता हूं, और ये क्या लिखा हुआ है जी, अपलोड फाइल्स, और यहां से अपने उसमें फोल्डर में जाते हैं वापस,
मैं देखना चाह रहा हूं कि ये ऑप्टिमाइज हो सकता है, इसमें गुंजाइश है ऑप्टिमाइजेशन होने की। आप ग्राफिक्स सीख रहे हैं, आप सर से भी डिस्कस कीजिएगा कि सर इमेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज करें, कैसे पता लगे कि ये ऑप्टिमाइजेबल हैं कि नहीं है। ठीक है ना, मतलब आप अगर वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, किसी की एसईओ आ जाती है, उसके इमेजेस लगे हुए हैं, तो ये जो चीज़ें ग्राफिक्स से रेलिवेंट हो उनसे डिस्कस करें। ठीक है, अच्छा ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? -3%। इसका क्या मतलब हुआ कि गुंजाइश है कि -3% इसकी ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है। तो जो भी इसका साइज होगा, फाइल साइज इन बाइट्स या किलो बाइट्स, तो जब मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो इन किलो बाइट्स इसका साइज छोटा हो चुका होगा। करें डाउनलोड का बटन भी आ गया, होना शुरू हो गया डाउनलोड। जिसको पकड़ते हैं यहां से शो इन फोल्डर, ये है जी। माउस रखे जरा पहले यहां पे, साइज में फर्क तो नहीं आया कोई? स्क्रीन साइज में तो कोई फर्क नहीं है, स्क्रीन साइज इसने वही रखा है। पहले भी इसका स्क्रीन साइज 360x399 था, अभी भी इसका साइज 360x399 ही है। और इसका जो साइज आ रहा है वो आ रहा है 23 किलो बाइट्स। कंट्रोल एक्स करते हैं और इसको अब ले जाएं उधर, यहां लाकर से पेस्ट कर दें। अभी 2 इमेजेस हो गए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 3% का आता ना। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा फर्क उस वक्त पड़ेगा जब ये मिसाल के तौर पे ये होती 500 किलोबाइट्स की इमेज, फिर इसको ये ज्यादा छोटा कर सकती थी। सो अगर मैं अब इस पर क्लिक करूं, ये मैं यहां फोटो व्यूअर में ही देखना चाह रहा हूं। जी आगे पीछे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा इमेज की दिखने में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब आप इस तरह ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल्स हैं हमारे पास, तो इसका ये फायदा होगा कि आपको शक पड़े कि भाई ये वेबसाइट में इमेज ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है ना, इमेजेस को इस टूल की वजह से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आप फोटोशॉप खोलना भी नहीं चाहते, कोई इमेज डिजाइनिंग टूल नहीं खोलना चाहते, उसके बाद नाम इनके सही कर लें आप। इसका नाम में थोड़ा सा चेंज आया ना, मिनिमम लिखा हुआ आगे आगे, और इसने खुद से डैश लगा दिया, आगे लगाया ना, यानी इस टूल ने खुद से डैश लगाकर आपको दिया कि भाई नाम ऐसे लिखना है आपने। चलो आ जाए वापस, ये हमारी बात किस चीज़ की हो गई? इमेजेस की भी होगी। अब अगर हम अपनी वेबसाइट को देखें साथ पैरेलल, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक और चीज़ हमने कवर कर ली, टेक्स्ट को भी कर लिया, हेडिंग को भी कर लिया, पैराग्राफ को भी कर लिया और तस्वीरों को भी कर लिया। ये सब तस्वीरें ऐसी लगी हुई है ना, यानी अगर मैं आपको ये दूँ कि भाई इसकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन करो, तो आप क्या क्या फैक्टर देखोगे इसके? सबसे पहले आप इनके नामों को चेक करोगे, फिर आप इनके साइजेस को चेक करोगे, कंप्रेशन तो नहीं हुई, फिर आप इनके ऑल एट्रीब्यूट्स चेक करोगे। आपने ये नहीं करना कि भाई ये इमेज इधर क्यों नजर आ रहा है, इसे इधर होना चाहिए, तो हमारा काम नहीं है, ये डेवलपर का काम है। ये अगर क्लाइंट को करवाना भी होगा तो वो डेवलपर को कहेगा कि भाई ये इमेज का, ये मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज करो। हमने स्ट्रक्चर चेंज कोई नहीं करना, लेकिन जब हमने एसईओ ऑडिट करना है किसी नई वेबसाइट का, तो उसने हमें सबसे पहले एसईओ ऑडिट करके जब बताने हैं, बहुत सारे फैक्टर्स बताने हैं, तो जो उसने मुझे इमेज फैक्टर्स बताने हैं ना, वो यही बताने हैं कि आपकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई। और आर्ट एट्रीब्यूट कहेगा जनाब इसमें 200 इमेजेस हैं और किसी का भी आर्ट नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा? मैं सबसे पहले आके क्या करूंगा? उसके आर्ट एट्रीब्यूट्स सेट करूंगा। ठीक है, चलो आ जाए वापस, नीचे वाली लाइन में आ जाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, नीचे वाली लाइन में जाने की बजाय ऊपर वाली लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, और यहां पर जो पहली लाइन है वहां पर क्या लिखा हुआ है जी, जिसे मैंने बोल्ड भी किया हुआ है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ओके, तो अब मैं एक चीज और करने लगा, वो क्या? एक टैग और आ गया बीच में जो कि एसईओ से रेलिवेंट है हमारा जी। ए स्टैंड फॉर एंकर। लिंक्स अगर आपको बनाने हैं, अगर आपको लिंक्स बनाने हैं, अगर आपको हाइपर लिंक्स बनाने हैं, तो उसके लिए आप ए का टैग यूज करोगे। लिंक बिल्डिंग जो ही होती है, जो एसईओ का एक बहुत बड़ा फैक्टर भी होता है कि लिंक बिल्डिंग भी करनी है हमने, जिसे हम ऑफ साइट एसईओ बोलते हैं, वो सारी की सारी लिंक्स पर ही बेस कर रही है। ठीक है, सो आपकी वेबसाइट के अंदर हाइपर लिंक्स भी होने चाहिए, इंटरनल हाइपर लिंक्स और एक्सटर्नल हाइपर लिंक्स। इंटरनल का क्या मतलब होगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर घूम रहे हैं, और एक्सटर्नल का क्या मतलब होगा? आपकी साइट से बाहर जा रहे हैं और बाहर से आपकी साइट पे आ रहे हैं, मतलब लोग दूसरी साइट से भी आप पर आ रहे हैं
मिसाल के तौर पर एक मैं कहता हूं एक लोकल बिजनेस डायरेक्टरी है, वहां जाकर हमने कोई लिंक लगाया हुआ है, वो लिंक बिल्डिंग का टॉपिक है, ठीक है। तो कोई भी बंदा उस लिस्टिंग में जाकर ढूंढ रहा है किसी कंपनी को, तो उसे हमारा नाम नजर आता है, वो उस पर क्लिक करता है तो हमारी वेबसाइट पर आ जाता है। इसका मतलब है ये एक्सटर्नल लिंक बना हुआ है। आपने क्या किया हुआ है, मैं ये कहता हूं मेरा एक क्लाइंट है जो कि डीएचए में लाहौर में प्रॉपर्टीज को सेल करता है, लेकिन वो एक लोकल काम कर रहा है ना, खुद से बिजनेस है उसका, और असल में जो प्रॉपर्टीज लाहौर में सेल कर रहे हैं वो कौन है, डीएचए लाहौर वाले हैं। डीएचए लाहौर वाले के एक ऑफिशियल हेड ऑफिस भी होगा अपना, एक उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी होगी, है ना, एक उनका ऑफिशियल वेब फेसबुक पेज भी होगा। लेकिन मेरा जो क्लाइंट है वो क्या है, वो एक रियल एस्टेट एजेंट है, और वो क्या कह रहा है, वो उसने भी एक वेबसाइट बनाई हुई है और वो भी लाहौर की प्रॉपर्टीज को, डीएचए की प्रॉपर्टीज को सेल कर रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑफिशियल न्यूज के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर उसकी साइट का, ऑफिशियल साइट का लिंक दे दिया। सो गूगल इस चीज को भी पसंद करता है। अब ये क्या हुआ, मेरी वेबसाइट से हम बाहर जा रहे हैं, ऐसे ही है ना। इसके बाद मेरे जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, मेरी वेबसाइट पे मैं साथ में क्या करता हूँ, लोगों को अपने फेसबुक पेज पे भी लेकर जाता हूँ, क्योंकि मैं फेसबुक पेज पे बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट्स करता हूँ। तो कोई भी बंदा कुछ पढ़ रहा होगा, फॉर जैसे मैं कहता हूँ फॉर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या फॉर लेटेस्ट ऑफर्स, और मुझे पता है मैं अपनी लेटेस्ट ऑफर यहाँ इंस्टाग्राम पे दे रहा हूँ या फेसबुक पे दे रहा हूँ या लिंक्डइन पे दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने वहां पर एक लिंक अपनी सोशल मीडिया के साथ भी बना दिया। यहां से भी क्या हो रहा है, बंदा उठ रहा है मेरी वेबसाइट से बाहर निकल के दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है, तो ये कौन सा लिंक हुआ, ये भी एक्सटर्नल लिंक हुआ। यानी आपने जब लिंक्स बनाने होंगे तो आप ए का टैग इस्तेमाल करोगे, ए स्टैंड फॉर एंकर और एच स्टैंड फॉर हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस का मतलब किसी दूसरी जगह पर हम इसको लेके जा रहे हैं। चलिए जब हम एक काम करते हैं, देखिएगा मैं क्या करने लगा। समझ आ गई ना कहां जा रहा हूं मैं। चलो लग गया, यूआरएल आ गया। जो वेबसाइट अभी आपको मैं दिखा रहा था, तो मैंने कहा कोई भी बंदा इसके प्रोफेशनल किचन पे क्लिक करेगा तो वो उस वेबसाइट पे चला जाए, ठीक है। कहीं से भी नहीं, लिंक से बेटा, जो लिंक बना जहां भी ये खुली होगी वहां से, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे ये क्या था, एचरेफ क्या था इस टैग का, मैंने कहा एचरेफ इस टैग की क्या चीज है, एट्रीब्यूट। एचरेफ इस टैग का एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब एक एट्रीब्यूट और बताने लगा, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। नाम से पता क्या लग रहा है, एक ब्लैंक पेज। यानी अगर हम उसे कहेंगे कि टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, इसका क्या मतलब होगा कि जब भी कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो एक नया टैब खुलेगा और एक नए टैब के अंदर ये पेज आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्कोर ब्लैंक हो गया जी यहां पे। अच्छा इसके दो बिहेवियर हैं, एक ये भी है पेरेंट। इसका क्या मतलब है कि जब मैं लिंक पे क्लिक करूं तो जो वेबसाइट खुली हुई है उसी की जगह पर मेरा लिंक रिप्लेस हो जाए। मतलब मैंने लिंक बनाया हुआ फेसबुक का, मैंने लिंक बनाया हुआ है फेसबुक का, कोई भी बंदा मेरे उस लिंक पे क्लिक करता है तो क्या खुलना चाहिए, फेसबुक। अब उसके फेसबुक खुलने के दो बिहेवियर हैं, एक तो नए टैब में खुलेगा और एक उसी जगह पे खुल जाएगा। अगर आप पेरेंट लिखोगे तो उसी जगह पे खुल जाएगा, अगर आप ब्लैंक लिखोगे तो नए टैब में चला जाएगा, और अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी उसी टैब में खुल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है वो क्या है, पेरेंट है। यानी अगर मैं टारगेट नहीं बताता तो वो पेरेंट ही होता है, ठीक है। सो मैं क्या कह देता हूं इसको, उसके बाद आगे आए और एक और चीज लिख रहा हूं, टाइटल। ये भी एट्रीब्यूट है इसका। मैं क्या कह रहा हूं भाई, यहां पर भी मैं कीवर्ड इस्तेमाल करने जा रहा हूं अपना। हो गया, और अब मैंने इसको कर दिया बंद। कौन सा टैग लगाया था हमने, एंकर का, इसे भी क्लोज कर दें, ये भी पेयर टैग है।
फिर स्लैश डालें। बिल्कुल, जब क्लोज करना है तो स्लैश तो किसी में डलेगा। क्लोज तो स्लैशिंग का आइकॉन है ना, ये पेयर टैग है या पेयर टैग है। क्यों पेयर टैग है? क्योंकि ये एंकर बना रहा है, तो आप पूरी वेबसाइट को तो एंकर नहीं बनाना चाहते, वो तो किसी एक हिस्से को ही बनाना है ना अपने एंकर। देखते हैं अभी मैंने इसमें कुछ छोड़ दिया है, कुछ चीज मैंने इसमें छोड़ी है, देखते हैं क्या छोड़ा है मैंने। ये शायद नहीं छोड़ा होगा, वो बीच में आ गया है। कहाँ है ये वेबसाइट? ये तो नहीं है, हमने तो वेबसाइट को रिफ्रेश कर दिया है। इसे रिफ्रेश करें, इसी में चेंज हो रही थी कि इमेज में हो रही थी? इमेज में चेंज हो रही थी। अभी तो कहीं भी लिंक नजर नहीं आया। फाइल को देखें जरा, चेंज किस में हो रही है, एक बार फिर देख लें। इमेज टैग में हुई है चेंज, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बना है। सिर्फ एक चीज अभी मैंने नहीं लिखी थी जानबूझ के, कि आपको उसकी इंपॉर्टेंस का पता लगे क्या, यानी लिंक प्रॉपर बन गया हमारा, लेकिन क्लिकेबल टेक्स्ट ही नहीं है कोई। लिंक ने क्या होना है? क्लिक होना है ना। तो जब क्लिकेबल टेक्स्ट नहीं होगा, जब क्लिकेबल टेक्स्ट ही नहीं होगा तो किसको क्लिक करके लिंक फॉलो होगा? तो इसका मतलब हुआ क्लिकेबल टेक्स्ट कहां आएगा? लिंक टैग के फौरन ये खाली जगह में। ये यहां पे टैग क्लोज हो रहा है, वहां पे टैग शुरू हो रहा है, आखिर खत्म करने वाला। तो ये जो बीच वाली जगह है ना, यहां पर हमने क्या लिखना है? क्लिकेबल टेक्स्ट। ठीक है, तो यहां पर भी मैं क्या यूज कर देता हूं? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ठीक है, जरा वापस आए। वी आर लीडिंग दिस ऐसे ही है, देखते हैं जरा इसको। जी सर। यहां ये खत्म हो रहा है, तो टेक्स्ट लिखने की बजाय काम ना करें हम, क्या करें भला? इसको मिटा दिया मैंने, आगे चले। क्या ख्याल है? लिखा हुआ है ना टेक्स्ट आगे, हमने पहले भी डुप्लीकेट हो जाना था उससे। वेबसाइट पे तो टेक्स्ट ऑलरेडी मौजूद है कि नहीं है? ये कह रहा हूं, अभी तक ये लिंक नहीं बना, लेकिन टेक्स्ट तो मौजूद है। तो मैं क्या करता हूं, जो एंकर क्लोज कर रहा हूं वो कहां पे करूं? यहां पे कर लूं, जहां पे टेक्स्ट खत्म हो रहा है ऑलरेडी, क्योंकि टेक्स्ट तो पहले ही था ना। चलो अब सेव करते हैं और देखते हैं अब क्या चेंज आया उसमें। बन गया लिंक? जो स्ट्रॉन्ग था वही लिंक बन गया। अब लिंक भी बना, यानी दो फैक्टर्स हो गए। अभी मैंने इक्विपमेंट को मिस कर दिया, अगर मैं इक्विपमेंट को मिस नहीं करूं तो वो भी इसमें शामिल हो जाए। ठीक है, ये देखें क्या हुआ है, इक्विपमेंट मिस हुआ है ना, वो नीचे था ना शायद, इस वजह से। तो मैं इसको यहां से खत्म करता हूं। कहां है जी इक्विपमेंट? ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है यहां पे, और यहां पे स्लैश ए करते हैं। क्लियर हो गया? जी ठीक है, लिंक भी बन गया। क्लिक कर रहे हैं तो फॉलो भी हो रहा है, फॉलो हो गया, देखें खुल रही है अभी साइट। नेट ऐप का कहा था ना हमने, मैं क्या नेट ऐप का कहा था ना, तो उसने क्लिक किया तो नेट ऐप में आ गई। ये देखें, नेट नहीं चला तो कोई बात नहीं है, या हमने स्पेलिंग गलत लिखे होंगे या नेट नहीं चला। ठीक है, PROFESSIONAL, एक एस लगा हुआ है। इधर आकर देखें, दो एस हैं, एक एस है, दो एस हैं। ठीक है, ये चीजें हमें खुद देखें, कोई एरर नहीं आएगा, मैसेज एरर की तरह शो हो रहा है। डायग्नोज मैंने खुद करना है कि मैं कहां गलती करके आया हूं, और मुझे अंदाजा है कि यहां पर अगर ये आएगा तो गलती क्या हो सकती है, ये आपको समझना है कि आप क्या गलती कर सकते हैं। यूआरएल सही नहीं लिखा होगा, यही वजह हो सकती है ना, या यूआरएल सही लिखा है तो नेट सही नहीं चल रहा होगा इस वक्त, तो इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं होगा। तो एक एस मिस हुआ हुआ है, एक एस लगा देते हैं, बाकी और स्पेल देख लें, इसमें कुछ और तो नहीं है, मेरा ख्याल है नहीं है। और इसको दोबारा से फॉलो करते हैं। हाँ जी, अब देखें क्या
अब नेट का मसला है, एक मिनट है, PROF नहीं, तभी वही एक एस है कि 2 एस था, 2 एस थे ना, तो वो क्यों नहीं आया? अभी सेव नहीं की मैंने फाइल, मैंने कहा सेव नहीं की, क्योंकि अब तो देखते हैं। नहीं हमने सेव की थी, ये पेज रिफ्रेश नहीं था, मैंने पुराने पेज पे ही क्लिक कर दिया था ना, ठीक है, मतलब हमने तो उधर से सेव किया हुआ है ना, यहाँ तो ना पेज रिफ्रेश हुआ अभी तक, वो तो वही पेज खुला हुआ है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ठीक हो जाएगा, सॉरी इसको, अब चल गई है वेबसाइट, चल गई है ना, समझ आई क्या नहीं था रिफ्रेश हुआ? उधर फाइल सेव कर दी थी, इधर तो पेज में पहले खोल के बैठा हुआ था, तो वो जो पहले लोड हुआ था उस वक्त सिंगल एस वाला लोड हुआ था, तो उसको मैंने रिफ्रेश ही नहीं था किया, तो मैंने वहां से उसको भी रिफ्रेश किया सेव करके, इसको रिफ्रेश का बटन दबाना है, फिर वो वाली चेंज यहां पर आएगी जो चेंज वहां की हमने। आ जाए इधर वापस। अब जरा एक चीज और बताने लगा हूं आपको मैं, वो क्या है देखते हैं, इसका क्या मतलब है ये भी बता। इस बार क्या किया मैंने, सिर्फ एक हैशटैग लगा दिया, ये हैशटैग कीवर्ड वाला हैश नहीं है, ठीक है, ये हैशटैग का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है कोई भी लिंक नहीं है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लिंक बना दो, मगर इस वक्त फॉलो करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक लिंक बन जाएगा, क्लिक करूंगा क्लिकेबल बन जाएगा। यहाँ अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं href को, तो ये क्लिकेबल नहीं रहेगा, तो मैं इसको क्लिकेबल रखना चाह रहा हूं, लेकिन फॉलो कुछ नहीं करना। देखते हैं अब क्या होता है। इसको रिफ्रेश करें, हो गया जी रिफ्रेश, नहीं हुआ, इस बार तो हमने उसे कुछ नहीं दिया ना। हाँ ये देखिए इमेज आ गए वैसे ही, ये मैं सारे पेजेस बंद कर दूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको जी। अब क्लिक करते हैं, ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, इमेज का टैग खुला हुआ है ना ये फाइल। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ लिंक पे, देखते हैं फिर क्या होता है। नए पेज पे जाने को कहा था ना, नए पेज पे जाने पे तो उसे कोई पाबंदी नहीं है। नए पेज पे आया वो, ये क्या आ रहा है आगे देखें, हैश नजर आ रहा है आपको आगे, यानी आगे कहीं नहीं गया ना, पहले तो वेबसाइट चेंज हुई थी ना आपकी, सर नए पेज पे नहीं लेके गया, नए पेज पे तो ले गया, इसलिए नए पेज पे जाने से तो हमने उसे मना ही नहीं किया। ये देखें नहीं किया ना मना, मैंने कहा नए पेज पे जाने से तो हम उसे मना ही नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं नए पेज पे जाओ, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, फॉलो किसी को नहीं करना तुमने। तो नए पेज पे जाकर उसने हमें सिर्फ वही वाला पेज दिखाया है और उसके आगे हैश रखा हुआ नजर आ गया, ठीक है। यानी इसकी एग्जांपल ये ले लें आप, सेव कर दिया ना मैंने, सेव कर दिया, पैराग्राफ ये है इमेज। अब इसको रिफ्रेश करें पहले और अब इस पर क्लिक करें। अब कहाँ जा रहा हूँ मैं, अब जियो पे आ रहा हूँ, मैंने साइट चेंज किया ताकि आपको पता लगे कि वो दोनों एक तरह के कंटेंट थे ना, इसलिए मैंने चेंज। अब ये जियो की वेबसाइट पे आ गया। अब मैं कहता हूँ कि भाई क्या करो, कहीं नहीं जाना, यहां हैश लगा दूं, हो गया रिफ्रेश। चलो जी, अब तो नहीं गया कहीं, उधर ही मौजूद है, सिर्फ पेज चेंज करवाया मैंने। अगर टारगेट हटा दूंगा तो उसी पेज पे रहेगा, तो टारगेट रखा हुआ था ना मैंने। अब एसईओ के हवाले से इसकी बात करते हैं। एसईओ के हवाले से ये बात है कि लिंक्स होने जरूरी है, अगर लिंक्स नहीं होंगे तो एसईओ ऑडिट करेंगे तो कहेगा भाई लिंक्स ही नहीं है आपकी वेबसाइट पे। इंटरनल लिंक्स भी बनाए और एक्सटर्नल लिंक्स भी बनाए, अगर इनफ लिंक्स बने होंगे तो वो आपको कहेगा कि आपका लिंक्स वाला जो क्राइटेरिया है वो भी ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात, जब आपके पास कोई वेबसाइट आएगी तो आपने ऐसे लिंक्स को आइडेंटिफाई करना है जो फॉलोएबल
नहीं है। ये भी एसईओ के लिए एक बैड फैक्टर है। कई लोग होते हैं वेबसाइट बनाते हैं, वो एक ही स्टैंडर्ड पे बना रहे होते हैं, तो जिस क्लाइंट की वेबसाइट बनाते हैं उसके पास इतना मटेरियल ही नहीं होता कि वो हर लिंक को फॉलो करवा रहे हो। तो वो क्या करते हैं, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई जाते हैं लिंक्स। जब उनको कुछ देते नहीं है क्लाइंट्स, तो वो उनको हैश लगा देते हैं आगे से। तो अगर आपने किसी वेबसाइट को लाइव किया हुआ है, उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है, उसको क्रॉलर को सबमिट किया हुआ है और उसके ऊपर ऐसे लिंक्स मौजूद हैं जो फॉलोएबल नहीं है, तो ये भी एक बैड फैक्टर है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बंदा आपको अपनी लोकेशन भेजे और आप उस लोकेशन पर मौजूद ना हो, ठीक है ना। सो ये ऐसा लिंक है, नहीं होना चाहिए। सो हमने ये भी फाइंड करना है कि भाई हैश वाले लिंक्स तो नहीं है, या तो उनको रिमूव कर दें या प्रॉपर कोई फॉलोएबल चीज होनी चाहिए वहां पर जिसको वो फॉलो कर रहे हो। समझ आ गई बात की। अब अगर हम इस वेबसाइट पर आए तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग वेबसाइट पे भी काम शुरू कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर से वेबसाइट का क्या मतलब है कि आपने वेबसाइट को बनाना शुरू कर देना है अगले लेसन में। अगर हम ये देखें, इसी वेबसाइट को हम शक्ल देख के कहते हैं कि रह क्या गया है, पहले तो ये देखना चाहिए ना कि क्या रह गया। वेबसाइट कहाँ गई है भाई? वो मैंने काफी सारे लगता है बंद किए थे ना टैब्स। अब ये रखें, ये क्या है? मेन्यू बना हुआ, ये क्या है? क्या ये टैग्स की जुबान में बात करें ना, मैं ये क्या है? नहीं, टैग्स की जुबान में बात करें, लिंक्स, ये हाइपर लिंक्स है। ये सारे हाइपर लिंक्स है ना, यानी इसका मतलब ये समझ में आ गया हमें। ये जैसे बने होंगे, अब हम जब मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको तो आपको पता लग जाएगा ये हाइपर लिंक्स है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? इमेज है, ये भी इमेजेस हैं, ठीक, ये भी इमेज है। नीचे आए, ये पैराग्राफ है, ये इमेज है। बताना ये चाह रहा हूं कि अब देखेंगे रह क्या गया भाई, जो इस वेबसाइट को समझने में हमें नहीं पता। ये रह गया, ये अगले लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। और उसके बाद आपको मैं इस वेबसाइट की साइंस बताऊंगा कि आपने अब इसको जाकर एडिट कैसे करना खुद से। और सब लोगों ने अपनी अपनी वेबसाइट बना देनी है, चाहे एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना लें, चाहे आप जो बिजनेस करने लगे हुए हैं उसका बना लें, लेकिन फौरी तौर पे बना देनी है। उसके ऊपर ऐसे नहीं करना हमने कि कोई हम किसी से प्रोजेक्ट करवा रहे हैं तो वर्किंग में जाकर हमने करना है। इसको एज ए स्टूडेंट असाइनमेंट के तौर पर आपने करना है। इसलिए कि जब हमने एसईओ पढ़नी है तो हमने वेबसाइट के ऊपर एसईओ इम्प्लीमेंट करनी है। तो आपके पास कोई वेबसाइट होगी तो फिर है ना, अगर आप कोई पॉलिश किस्म की चीज निकालना चाह रहे हैं, जो पॉलिश चीज हो, उसको पैरेलल साथ साथ करते रहें, लेकिन एक वेबसाइट आपने रेडी कर लेनी है, चाहे वो अपनी एज ए डिजिटल मार्केटर कर ले, चाहे एज ए अपनी प्रोडक्ट के तौर पर कर ले। और इसी मॉडल के ऊपर हमने उसको तैयार करना है। ये जो मॉडल है, सिर्फ होगा क्या, शक्लें चेंज हो जाएंगी सारी। यहाँ पर आपके इमेजेस होने हैं, बस यहाँ पर चीजें आपकी आ जाएंगी सारी, ठीक है। इसमें से अब आप समझ लें कि मुझे एक चीज रह गई है सर, और वो क्या रह गया? गूगल मैप कैसे ऐड करना है। बाकी सब कुछ हमने वेबसाइट का समझ लिया। सर ये जो लास्ट पे है वो जो ग्रीन कलर की जो है, ये नीचे सबसे नीचे कॉन्टैक्ट करना है, फुटर बनाया हुआ है हमने, ये भी वैसे ही है जैसे ऊपर वाला काम हुआ है। ये क्या है? बैकग्राउंड एक लगा हुआ है। ये क्या है? ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये क्या है? हाइपरलिंक्स लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ बाकी की सारी चीजें एक ही जैसी है, पूरी वेबसाइट एक ही जैसी है। ये क्या है? हमने नीचे क्या बनाया हुआ? फुटर। ये इसलिए बनाया हुआ है, ये देखो ना भाई, इधर आए, ये मैं इसको जरा मोबाइल व्यू में दिखा देता हूँ आपको, बेशक आप उसमें देखें। ये वेबसाइट है, अब आप ये देख रहे हैं मोबाइल व्यू में कुछ और चीजें भी नजर आ रही हैं आपको, आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या आ रहा है? कॉल नाउ का बटन भी नजर आता है मोबाइल में, डेस्कटॉप में नहीं आता। फुटर तो नहीं बना, फुटर, हाँ फुटर तो नहीं आप बनाएंगे, यानी कि ये वेबसाइट पे पहले आप बना होगा बिल्कुल। हमें तो फुटर में कौन से टैग्स लगे हुए वही तो देखे हमने। फुटर में पैराग्राफ लगा हुआ है, फुटर में हो सकता है हेडिंग लगाओ, फुटर में हो सकता है हाइपरलिंक लगाओ, फुटर में हो सकता है इमेज लगाओ, वही चीजें है ना फिर सारी। फुटर का मतलब ये नहीं कि अलग से सेक्शन डिफाइन है, इसके नीचे फुटर ढूंढ लेंगे ना। अब हमने करना क्या है, सिर्फ टैग्स को आइडेंटिफाई करना है और इमेजेस को आइडेंटिफाई करके रिप्लेस कर देना, तो आपकी वेबसाइट तैयार है। अच्छा, अब नीचे आए, अब ये आ रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि भाई बंदा इधर आ गया है, अब बजाय इसके कि फिर ऊपर जाए वो, तो यहीं से चला जाए जहां जाना चाहता है वो, ठीक है ना। भले यहीं पे उसे क्या जरूरत पड़ी ऊपर जाने की, ये हम सिर्फ कहना चाह रहे हैं। इसलिए हमने फुटर में भी अपनी वो चीजें रख दी जो ऊपर पड़ी हुई थी, यानी ऊपर मेन्यू पड़ा हुआ था ना। अभी तो इस सूरत में मुझे मेन्यू नजर आ रहा है, हमने रोका हुआ ना मेन्यू को, लेकिन बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जिसमें मेन्यू रुका नहीं होता, वो भी साथ स्क्रॉल कर जाता है ऊपर ही, ठीक है।
एक काम और करना जरा, यहाँ पर एक की प्रेस करता हूँ मैं, F12 ये कर दी मैंने, कर दी। ये देखिए ऊपर मैंने कौन सी की प्रेस की है, ये डेवलपर मोड है जिसमें कोडिंग आप देख रहे हैं। यहाँ से कोडिंग आप देख सकते हैं, एडिट नहीं कर सकेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, मोबाइल, पता लग गया क्या हुआ कि नहीं पता लगा? मोबाइल व्यू दिखा दिया उसने। मैं जो विंडो छोटी करके आपको दिखा रहा था वो यहाँ पर इस ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जूम छोटा हो गया, मैं अपनी मर्जी से बड़ा करके देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यूँ करता हूँ। ये देखें, ये मोबाइल बन गया। और चलो भाई खोल दो, सही जगह क्लिक नहीं हो रहा हमारा। नहीं, इसको तो बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। सर फुटर में जो है फेसबुक सोशल मीडिया की जो आइकन वो लगे हुए हैं, ये भी टैग्स का हिस्सा है। बिल्कुल टैग्स का हिस्सा। अब देखिए, अब डायरेक्ट एडिट पे जाएंगे। मैं क्या, अब डायरेक्ट एडिट पे जाएंगे, यानी अगले लेक्चर में आपको मैं सारी चीजें एडिट कराऊंगा यहाँ पे, ताकि आप घर जाके इनको एडिट कैसे करना है ये समझना है, ठीक है ना। कि आपने इस वेबसाइट को अपना क्या बनाना है, मतलब इस वेबसाइट को अपना बनाने का क्या मतलब है, मुश्किल तरीका है, इसलिए देखा ना कंफ्यूज ही हो ना ही करें इसको, तो अच्छा इस तरह ही करते हैं। अब करना क्या हमें, बेसिकली मैं कह रहा हूँ इस वेबसाइट को अपनी बना लो। तो असल में क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने ये करना है कि भाई ये लोगो आपका होना चाहिए, है ना। तो आपने एक तरीका तो ये है कि कोड में जाकर इस लोगो को चेंज करें। दूसरा तरीका क्या है कि इमेजेस के फोल्डर में पड़ा होगा ना ये लोगो, तो इसकी जगह पर अपना लोगो अपलोड कर दें, चेंज हो गई यहाँ पर तस्वीर। इसी तरह मैं कहता हूँ कि भाई और क्या था आगे, इधर आ जाए जरा, वापस होम पर आ जाए ना, जिसमें स्लाइडर थे। अब ये स्लाइडर आ रहे हैं मेरे नजर दो, इसका मतलब क्या होगा, ये दो स्लाइडर, दो तस्वीरें पड़ी हुई हैं आपकी वेबसाइट पे, तो मैं इन दो तस्वीरों को चेंज करूंगा और अपने इमेजेस लगा दूंगा जो मेरा प्रोजेक्ट है, तो स्लाइडर चेंज हो गए। मुझे कोई साइंस नहीं देखनी इसकी एनिमेशन क्या हो रही है, क्योंकि तो जावास्क्रिप्टिंग हुई हुई है, वो देखने की जरूरत नहीं है। तो इस एक साइट से मैं जितनी मर्जी वेबसाइट्स बना लूँ, ये वेबसाइट कॉपी नहीं है, ये भी ध्यान में रखनी है। वेबसाइट कॉपी का मतलब होता है वेबसाइट कंटेंट कॉपी। हमने कंटेंट कॉपी तो नहीं किया, ये टेम्पलेट कॉपी है। टेम्पलेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्राउलर ने टेम्पलेट को देखना ही नहीं है, क्राउलर ने कंटेंट को देखना है। क्राउलर तो कोडिंग देख रहा है, ठीक है ना। और कोडिंग कौन सी देख रहा है, वो वाली कोडिंग नहीं देख रहा है जो वेबसाइट बनाने में इन्वॉल्व है, वो वाली कोडिंग देख रहा है जो कस्टमर्स को एंगेज करने में इन्वॉल्व है, यानी आपके कीवर्ड्स वाली है कोडिंग, ठीक है। सो उसने तो उस चीज को देखना सिर्फ। उसके बाद क्या होगा भाई, सब पता लग रहा है H1 है, H1 को फाइंड करके अपना कीवर्ड लगाएंगे, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर देंगे, फिर ये तस्वीर नजर आ जाएगी पड़ी इमेजेस में कहाँ है, इसकी जगह पर क्या करेंगे, अपनी फोटो लगा देंगे। तो ये सारा कुछ चेंज होता जा रहा है, सारी वेबसाइट हमारी बनती जा रही है। उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ ऊपर देखें मेन्यू बहुत सारे बने हुए हैं भाई, लग रहा है कि यार ये मेन्यू ज्यादा है, कम करना है, डिलीट कर देंगे। यहाँ एक बढ़ाना है, और भाई मैं कहता हूँ जिसमें अबाउट है, गैलरी है, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट है, तो मैं कहता हूँ इसमें एक और भी होना चाहिए, सर्विसेज का या वीडियोस का, सपोज कर रहे हैं, तो मेन्यू इसमें ऐड हो जाएगा। अब जब ये सब कुछ मैं करवा रहा हूँगा तो आप देखेंगे कि हम उन्हीं टैग्स पे घूम फिर रहे होंगे जिन टैग्स को मैंने आपको स्टडी कराया। बेसिकली वो स्टडी इसीलिए की है कि जब आप इस वेबसाइट को एडिट करें तो आपको टैग्स की समझ हो, क्योंकि जब आपको टैग्स की समझ होगी तो ही आप एडिट कर पाएंगे, ठीक है। चलो जी।